और कैसे हैं आप सभी। तो फिर से हम आ चुके हैं पेंटालिगम्स और मैं दया आज कुछ सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक्स को डील करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होना बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहले अपनी बात करते हैं। वी आर फ्रॉम द पेंटालिगम्स एंड हे दिस इज आवर चैनल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। यार तुम भी लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। And you can join us on the 5lawyers.official@gmail.com and please like, share and subscribe. तुम्हारी एक छोटी सी ही होप हमारे लिए बहुत बड़ी आशा होती है। प्लीज़ थैंक यू। तो चलिए देखते हैं हम अपना वीडियो। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन। आज की जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। ये बेसिकली एक टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का इंट्रो ही पार्ट है ये, जिसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल से रिलेशन से हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉलिटिकल साइंस हमारी सब्जेक्ट है। और जो टॉपिक आज हम डील करने वाले हैं वो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो इस टॉपिक का आज हम डील करने वाले हैं कि हम इंट्रोडक्शन क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, what are the different definitions according to the different jurists, different schools, स्कोप क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंटरनेशनल रिलेशन बनने में आइडियोलॉजी क्या होती है, कैसे आइडियोलॉजी का जरूरत पड़ता है। तो वी विल टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी। फिर हम कैरेक्टरिस्टिक, नेचर्स और फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो एकदम लेमन तरीके से शुरू करते हैं। एकदम वी विल स्टार्ट विद बेसिक, ज्यादा उलझना नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशन को अगर हम जब बाइफरकेशन करें तो ये 3 वर्ड्स में आता है। सबसे पहला है आपका इंटर, उसके बाद आता है आपका नेशनल और फिर आता है आपका रिलेशन। ठीक है, एकदम लेमन तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। इंटर मतलब क्या होता है? इंटर मतलब होता है इन बिटवीन, 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में या एक ग्रुप के बीच में, उसको हम इंटर कहते हैं। उसके बाद आता है नेशन। नेशन क्या होता है? नेशन ना एक स्टेट होता है। जब आप पॉलिटिकल के पार्ट 1 को कवर कर रहे होंगे तो स्टेट क्या होता है? स्टेट में 4 इसेंशियल होने बहुत जरूरी है। आपका पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया और सॉवरेनिटी हो गया। ये 4 जो है ना, अब चलिए मैं लिख ही देता हूं। देखिए स्टेट क्या होता है, जो स्टेट होता है ना, स्टेट के 4 इसेंशियल होते हैं, तभी किसी को हम नेशन या स्टेट कंसीडर कर सकते हैं। देखिए नेशन और स्टेट में घबराने की जरूरत नहीं है। जो वर्ल्ड लेवल होता है उसमें जो नेशन होता है उसको हम स्टेट एज ए स्टेट कवर करते हैं। तो जो स्टेट होता है इसके 4 इसेंशियल्स है। ठीक है, 4 इसेंशियल में आपको हो गया, पहला हो गया गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपके दूसरा इसेंशियल हो गया आपका पॉपुलेशन होना चाहिए। तीसरा आपका टेरिटरी हो गया। और जो फोर्थ हो गया आपका वो है आपका गवर्नमेंट और सोवरेनिटी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं गवर्नमेंट, एक स्टेट को बनने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट की जरूरत होती है। जब तक एक गवर्नमेंट, तो जब एक स्टेट होगी तो हमारे पास गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट के बाद उस गवर्नमेंट किसको रूल करेगी? जब कोई पॉपुलेशन होगी तो उसी पे तो रूल करेगी। उसके बाद होता है एक सर्टेन बाउंड्री होना चाहिए, एक सर्टेन टेरिटरी होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट होगी वो इंडिया के अंदर ही काम करेगी, इसी टेरिटरी के अंदर काम करेगी। ये हुई। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब कहते हैं कि द पावर टू डील विथ योर ओन मैटर। मतलब आपके पास जो पावर है कि आप अपने मैटर से किस तरीके से डील करते हैं, आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम जो इंडियन है, हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, तो हमें यूएई की जरूरत नहीं पड़ती, ऑस्ट्रेलिया की जरूरत नहीं पड़ती कि वो आके हमारे चीजों में इंटरफेयर करे। हमें अपना पावर है कि हम अपने लॉ एंड ऑर्डर्स को, अपने स्टेट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेट। तो हम वर्ड इंटर मतलब समझिए क्या है, इन बिटवीन, बीच में। नेशन मतलब स्टेट। और रिलेशन हमारा इंटर स्टेट रिलेशंस। रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब हो गया कि जहां पे आप, अरे रिलेशन तो बहुत कुछ होता है आजकल के जमाने में। आप लिविंग रिलेशनशिप ले लीजिए या आप एक अपने दोस्तों के बीच में रिलेशनशिप ले लीजिए, तो बहुत सारी रिलेशनशिप होती है। तो जहां हम इस स्पेसिफिक रिलेशन की बात करेंगे वो ये है कि एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन कैसा है। चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं।
तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। मान लेते हैं ये हमारा जो टेरिटरी है, ये हुआ हमारा, वो है हम इंडिया, ठीक है, हम हुए इंडियंस जिसके अंदर रहने वाले। अब देखिए इंडिया का रिलेशन श्रीलंका के साथ, इंडिया का रिलेशन कनाडा के साथ, इंडिया का रिलेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, और सेम इंडिया का रिलेशन आप किसी और स्टेट को ले लीजिए। अब चलिए मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ले लिए, या इंडिया का रिलेशन रशिया से। अब जो हमारे रिलेशंस है उसको हम डील कैसे करेंगे, ये जो इंडिया है वो अपने डिफरेंट स्टेट्स के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन करता है, अगर वो ट्रेड में हो, कॉमर्स में हो, डिफेंस में हो, डिप्लोमेट्स में हो, जिस तरीके का रिलेशनशिप वो अपने साथ अपने अलग अलग स्टेट के साथ रखता है ना, तो उसी को हम कहते हैं रिलेशन। अब जो इंडिया का जो बाउंड्री है वो एक, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, तो एक स्टेट का रिलेशन जब दूसरे स्टेट के साथ बनने लगता है तो उसी को हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि द इंटरनेशनल रिलेशन इज द रिलेशन वेयर द स्टेट हैविंग द रिलेशन विद द अनदर स्टेट्स फॉर मेनी कॉज, फॉर द डिप्लोमेट्स, फॉर यू कैन से अबाउट फॉर द ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस एक्सेट्रा, टू मच। ठीक है, ये तो आपका इंट्रो पार्ट हो गया जिसमें आप इस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसको आप अपने आंसर शीट में कॉपरेट कर सकते हैं। देखते हैं और कुछ हम डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन का जनरल डेफिनेशन देखते हैं जो आपको हर बुक में मिल जाएगी आसानी से। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन का जनरल आप बता सकते हैं, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल, आई एम सॉरी, ये हाँ देखिएगा, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट। ठीक है, इंटरनेशनल को रिलेशनशिप को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक प्रैक्टिस है किसका, पॉलिटिकल रिलेशनशिप का स्टेट के बीच। अब हम देखते हैं कि यूएई की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, हमारा एक अपना गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलिया का एक अपना गवर्नमेंट है। तो ये जितने भी गवर्नमेंट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होते हैं बेसिकली, उनका आपस में रिलेशन कैसा है। फॉर एग्जांपल अभी जो सबसे ज़्यादा, अगर हम कहीं देखिए, अभी हमारा पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड अच्छा नहीं चलता है, ठीक है, तो हम अपना जो वेपन्स है वो कहाँ से सप्लाई करवाते हैं, सबसे ज़्यादा हम सप्लाई करते हैं अपने रसिया के साथ, आपका इजराइल के साथ हो गया, फाइटर जेट्स की भी वहीं से लेते हैं। तो पाकिस्तान कहाँ से लेता है, पाकिस्तान चाइना से लेता है, और चाइनीज माल तो ज़्यादा टिकता है नहीं। तो ठीक है, यही हो गया आपका कि जो एक देखिए पाकिस्तान का रिलेशन हो गया चाइना के साथ, और इंडिया का रिलेशन हो गया आपका इसके रसिया के साथ हो गया, या फिर आपका इजराइल के साथ हो गया। तो ये कहते हैं हम कि ये हो गया आपका एक स्टेट का रिलेशन दूसरे स्टेट के साथ, द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स। तो अब देखते हैं एक जूरिस्ट है हमारे एच मॉर्गन, उनका कहना था कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, तो अ स्ट्रगल ऑफ पावर एमंग द स्टेट इन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। मतलब इनके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन क्या है कि जो स्टेट है वो सारी अपनी अपनी पावर बताने में लगी हुई है। मतलब कि एक स्टेट जो है वो ये कहता है कि जो अपना एक स्टेट होता है, जैसे इंडिया है, मान लेते कोई इंडिया कोई भी कंट्री को लेते हैं, वो अपना पावर सुप्रीम दिखाने का कोशिश करता है। सब आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं, हम मैं सुप्रीम, मैं सुप्रीम, मैं सुप्रीम। तो इसको कहते हैं कि स्ट्रगल ऑफ पावर अमंग द स्टेट इन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारा डेफिनेशन। हम देखते हैं कि और जूरिस्ट क्या कहते हैं। तो क्या कवर करेगा, तो अब हम देखते हैं ये डेफिनेशन, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं। तो स्टैनली हॉफमैन थे, वो इंटरनेशनल रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किए कि इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर इसको शॉर्ट में लिखा है,
इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्न विद दोज एलिमेंट्स एंड इवेंट्स, ध्यान दीजिएगा, दोज एलिमेंट्स एंड इवेंट व्हिच अफेक्ट द फॉरेन policy and power of those fundamental politics unit in which the world is derived। मतलब इनके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली ये दो चीज पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या है, एक कंप्रोमाइज में है, इसमें जो कुछ एलिमेंट्स और इवेंट्स का वो कवर होते हैं जो कि क्या किसको अफेक्ट करते हैं? फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, और पावर ऑफ दोस फंडामेंटल पॉलिटिक्स यूनिट इन व्हिच द वर्ल्ड इज डिप्राइव्ड, और जिस तरीके से वर्ल्ड चलती है उसी हिसाब से डिप्राइव होते हैं आपस में। तो इसी को हम कहते हैं स्टैनली हॉफमैन का डेफिनेशन। जब अगली डेफिनेशन की बात करें तो ये वे है, ये क्वेंचे राइट, उनके हिसाब से ये है कि बियॉन्ड स्टडी, मतलब हम एक किसी से पहले पढ़े थे ना कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रिलेशनशिप, उसके अलावा ये कहते हैं कि इट इज बियॉन्ड स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रुप, नेशन, स्टेट, पीपल अलायंस, रिलीजन, रीजन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा तक स्ट्रिक्ट होकर नहीं रह जाता है, ये आगे बढ़ता है जहां पे हम वेरियस स्टडी को पाते हैं, जैसे हो गया आपका नेशन के बारे में, स्टेट के बारे में, पीपल अलायंस जहां भी पीपल का एसिमिलेशन होता है, गैदरिंग होता है, किसी भी रीजन के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो ये थी हमारे डेफिनेशंस। अब अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? तो आपके पास हो गए जैसे यूएन हो गए, उसके बाद आपके यूएन में बहुत सारे चार्टर्स हुए, जिसके बाद बहुत सारे बनाए गए हैं जो कि हम यूनिट 3 में कवर करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके यूएन हो गए, यूएनओ हो गए, डब्ल्यूएचओ हो गए, आपका आईसीजे हो गया, इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ये सब के बारे में हम डिटेल में डील करेंगे पर वो यूनिट 3 में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर क्या क्या है। तो अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। नेचर्स की बात करें, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ये एक ही चीज होते हैं बेसिकली, जिसमें हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या इंटरनेशनल रिलेशन वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, कहाँ कहाँ पे आप उनको सर्च कर सकते हो, कहाँ पे आप फाउंड कर सकते हो, उनके बिहेवियर किस तरीके से हैं, ये सब को हम नेचर कहते हैं। ठीक है, तो नेचर में हम सबसे पहला जो नेचर देखते हैं वो ये देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, देखो जो सबसे पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ फीचर होता है तो होता है कि उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाएंगे। हमेशा जो देखिए इंटरनेशनल जो लॉ होता है ना वो एक्चुअली किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। लॉ दो तरीके के होते हैं, ठीक है, वो हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए जो ये लॉ है ना, लॉ दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, और दूसरा है आपका म्युनिसिपल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ किसको कहते हैं? अब हम मान लेते हैं कि ये मेरा स्टेट है, ठीक है, और ये सब दूसरे स्टेट हैं, ठीक है, ये सब दूसरे स्टेट हो गए। तो इनके बीच में जो इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये जो रिलेशन बन रहा है ना आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री, अगर ये इंडिया है तो इंडिया के बाहर वाली जो रिलेशंस है, इंडिया की जो बाउंड्री के जो बाहर वाली रिलेशन है, और वो ये अलग अलग स्टेट के साथ किस तरीके से फॉर्म हो रही है, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, और इस लॉ को जो गवर्न करती है उसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, आप देखिए ये तो इंटरनेशनल लॉ होगा। म्युनिसिपल लॉ किसको कहते हैं? तो जब ये इंडिया है और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लोग रह रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिलहाल में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी बीजेपी हमारी चला रही है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से है। ठीक है, तो ये क्या कहती है, ये गवर्नमेंट का एक अपना रूल्स और रेगुलेशन है जो इनसाइड, मतलब जो इंडिया के अंदर ही एप्लीकेबल है, उसको हम कहते हैं कि ये है आपके म्युनिसिपल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ क्या हो गया, जो आउटसाइड इंडिया के जो टेरिटरी है उसके बाहर लगे वो इंटरनेशनल लॉ, और इनसाइड लगे वो म्युनिसिपल लॉ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं।
तो सबसे पहला हो गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जब लॉ होगी तो लॉ कैसे चलेगी, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। जैसे आपका हो गया सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएनओ डिक्लेरेशन से बने हैं, यूडीएचआर, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला नेचर हो गया आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हो गया आपका एनआरकी। एनआरकी से हम क्या समझते हैं कि एनआरकी कहती है कि नो सुपरनेशनल ऑथोरिटी वाइडली वेरी कैपेबिलिटी अमंग द लीगल इक्वल एंड सोवरेन स्टेट, ठीक है। मतलब एनआरकी क्या हो गया कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है वो किसी के ऊपर बाइंडिंग में नहीं आती है, ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं है, ये है कि आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने म्युनिसिपल लॉ के अंदर, ठीक है। स्टेट ऑफ नेशन, ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया, जिसमें क्या है ये इंटरनेशनल लॉ किस किस पे एप्लीकेबल होता है। जैसे अभी पता है ना बहुत सारे जैसे ये बहुत सारी स्टेट थी, ये बहुत सारे स्टेट है, तो ये स्टेट के ऊपर जो एप्लीकेबल हुआ लॉ उसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो क्या हुआ, एक बहुत सारी स्टेट आपस में इंक्लूड हो रही है, तो वही कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेशन है, ठीक है। अब जब हम थर्ड बताएं, फोर्थ पे आए, तो फोर्थ है इसका कि नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि कोई भी जो इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए वो सारे स्टेट्स, जो स्टेट्स का एक इंटरेस्ट होता है, एक कॉमन विल जिसकी बात करते हैं। कॉमन विल क्या हो गया, हम चार लोग हैं, चारों अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मान लीजिए मैं इंडिया से, मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया से, आगे वाला कनाडा से, तो हम तीनों चाहते हैं कि एक ऐसा गवर्नमेंट बने जो हम तीनों के ऊपर एप्लीकेबल हो। तो ये क्या है, ये तीनों का जो विल है उसको हम कहते हैं कॉमन विल, तो उसी को कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट कभी भी इंडिविजुअल का नहीं हो सकता, हमेशा एक ग्रुप ऑफ विल होगा, ठीक है। अब चौथा देख सकते हैं, पांचवा चौथा हो गया। अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है कि नॉन स्टेट एक्टर ब्यूरोक्रेट्स और ये है आर्म्स। देखिए हमेशा जो इंटरनेशनल लॉ में पॉलिटिकल स्टडी तो होती है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप की स्टडी होती है, पर उसमें क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स हो गए आपके, उसमें आपके हो गए नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, ये सब जो आर्म फोर्स हो गए, ये सब कहीं कहीं एक बहुत मायने रखते हैं। फिर हम देखते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, ये हो गया हमारा सिक्स। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या हो गया आपका कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। उनका एक अलग अलग अपना अपना फेज होता है, अपने अपने अलग अलग जोन में वो एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब अगर राइट टू इक्वलिटी है 14 के अंदर अगर इंडिया में, तो वो अब यूरोप में किसी और आर्टिकल में दिया होगा, ये कोई कंफर्म नहीं हो सकता। पर जो भी इंटरनेशनल लॉ होते हैं वो कहीं ना कहीं दो चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। एक हो जाता है आपका ह्यूमंस के राइट के ऊपर, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका एनवायरमेंट के ऊपर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फ्रीडम है आपके, जितने भी फंडामेंटल राइट है, वो कहीं ना कहीं इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से और दूसरे स्टेट से भी बोरो किए गए हैं, तो उन्हीं का एक मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिलेशन होते हैं, ये हमारा सेवेंथ हो गया, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव आप पूछ दोगे कि भैया पॉजिटिव और निगेटिव क्या क्या होता है, तो पॉजिटिव रिलेशंस उसको कहते हैं, जैसे हमारा रिलेशन रसिया के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन है, तो जो फ्रेंडली रिलेशन हो गया फ्रेंडली, उसको हम कहते हैं कि वो एक पॉजिटिव है, हम वहां जा सकते हैं, वहां से ट्रेड कर सकते हैं, हमारे ऊपर बैन नहीं किया गया। अब जब सेम बात करें हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के साथ, तो हमारा पाकिस्तान में जाना उतना टफ हो जाता है, हम नहीं जा पाते हैं। वहां से हम अगर कोई ट्रेड कर सके, कोई बिजनेस कर सके, तो वो हालांकि ही इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, पर वो जो अगर पाकिस्तान को देखे तो वो चाइना के साथ कर लेगा, पर इंडिया के साथ उसका कंट्रोवर्शियल हमेशा चलता रहता है, कंट्रोवर्सी है, राइवलरी चल रही है। तो इसी वजह से ये दो तरीके के रिलेशन होते हैं, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, ठीक है। और हमारा जो लास्ट उसका नेचर है 8, वो है आपका चेंजिंग नेचर ऑफ कंटेम्परेरी, मतलब चेंजिंग नेचर, जिसको हम कंटेम्परेरी स्कोप भी कहते हैं, जिसको अभी हम स्कोप में कवर करेंगे, ठीक है। चेंजिंग नेचर, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशन क्या है ना, डायनेमिक इन नेचर है, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन होगी, मान लेते हैं कि ये सिचुएशन हमारा पैरेलल चल रहा है, तो वो पैरेलल ही चलेगी। अगर हमारा सिचुएशन अभी मांगता है कि नहीं इससे ऊपर उठ के हमारा कुछ लॉ बनाना है, तो हम ऊपर भी जा सकते हैं, हम उसके बियॉन्ड भी जाकर लॉ बना सकते हैं, पर दो चीजों पर फोकस करेंगे, वो है ह्यूमन राइट और एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसी यही है हमारा पूरे 8 नेचर, जिसमें कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनआरकी, स्टेट ऑफ नेशन, नेशनल इंटरेस्ट इज प्राइमरी, नॉन स्टेट एक्टर, ब्यूरोक्रेट्स, आर्म्स, मल्टी डिसिप्लिनरी, पॉजिटिव निगेटिव रिलेशंस और चेंजिंग नेचर। तो अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो हम अभी के अपने लास्ट स्लाइड में देखते हैं और हम अब बात करते हैं कि स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। स्कोप क्या होते हैं? स्कोप्स मतलब होता है आपका कि फील्ड, कौन कौन फील्ड में एप्लीकेबल है इंटरनेशनल लॉ, कौन कौन में नहीं एप्लीकेबल है, तो इसी को हम स्कोप्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप क्या क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो बेसिकली स्कोप्स मतलब क्या होता है? स्कोप मतलब होता है फील्ड, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, कब कहाँ थी और आगे कहीं से होगी, वही हम कहते हैं स्कोप। तो दो स्कोप होते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्कोप है वो है आपका ट्रेडिशनल, दूसरा आपका कंटेम्पररी। ठीक है, तो फर्स्ट स्कोप है आपका ये किसका स्टडी था? स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, मतलब क्या था ये कि जो हम ट्रेडिशनल टाइम में जो हमारा इंटरनेशनल था वो बेस्ड था कि हम कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन पे, मतलब कि जब भी कुछ आपस में स्टेट में रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहे हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जा रही है तो उस पर हम उसको कोऑपरेशन करते थे। लिमिटेड टू ट्रेड, सिर्फ बिजनेस के लिए होता था। हम अपने आप को सिर्फ सुप्रीम बताते थे कि हम सुप्रीम, सारे स्टेट जो थे आपस में सुप्रीमेसी फॉलो करना चाहते थे उसके लिए। और लास्ट जो किसके लिए बेस्ड था वो था वॉर, पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब कि जो इंटरनेशनल रिलेशन इसीलिए बनाया गया था कि वर्ल्ड वार ना हो। पहले लीग ऑफ नेशन बना, तो उसके बाद वो फेल हो गया तो हम आ गए यूएन, फिर उसके बाद हम लीग ऑफ यूएनओ में आ गए। उसके बाद हम अभी देख रहे हैं कि सेकेंड हमारा जो है वो कैसे वर्ल्ड वार को रोक पाएगा, थर्ड वर्ल्ड वार को। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रेडिशनल स्कोप। अब हम आते हैं कंटेम्पररी स्कोप। कंटेम्पररी स्कोप को हम बेसिकली कहते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ द स्कोप। ठीक है, चेंजिंग नेचर मतलब क्या हो गया कि आपके जो आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो डायनेमिक कैसे है, वो वक्त के साथ बदल कैसे रहा है। तो ये है स्टडी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस। आजकल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके रिलेशंस हो गए। स्टडी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड, कॉमर्स। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है मतलब आप जीएसटी को ले सकते हैं, आप ले सकते हैं कि आपस में जो ट्रेड करने के बाद जो ग्रॉस प्रोडक्ट है वो नेशनल प्रोडक्ट है वो कैसे बढ़ रहा है। स्टडी ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टेट एक्टर, सिविल्स सोसाइटी एंड द एनजीओज। अब देखिए एनजीओ एक नया टर्म है जहाँ पे ये कहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो बेसिकली यूएनओ के द्वारा ही डील किया जाता है, उन्हीं के किसी आर्टिकल के अंदर एनजीओज को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, सिविल सोसाइटी हो गए, एनजीओज हो गए। और जो लास्ट है हमारा वो है हमारा कंटेम्पररी के अंदर डिटेरेंसी एंड डिप्लोमेसी। डिटेरेंसी क्या है? डिटेरेंसी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। डिटेरेंसी मतलब होता है कि आप थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेट है वो दिखाता है कि आप अगर आप मेरे पे हमला करते हो, मेरे पे वॉर कॉन्फ्लिक्ट करते हो, तो हम आपको भी उसका रिप्लाई सेम देंगे। इसको कहते हैं डराना या धमकाना यूजुअल लैंग्वेज में। ठीक है, इसको ये डिटेरेंस कहते हैं। डिप्लोमेसी क्या होता है? डिप्लोमेसी मतलब होता है जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक स्टेट का डिप्लोमेट्स होता है वो दूसरे कंट्री में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो रिप्रेजेंट करता है उसको कहते हैं हम कि उसको डिप्लोमेट्स कहते हैं। मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो इंडिया का डिप्लोमेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें अगर यहाँ से ट्रेड करने हैं, यहाँ से कोई बिजनेस करना है या यहाँ से यहाँ करना है, तो फायदे की बात, नुकसान की बात, उसको मॉड्यूलेशंस करना, उसको कन्विंस करना, ये डिप्लोमेट्स का काम होता है। डिप्लोमेट्स का एक और भी काम होता है कि वो वॉर को, पीस को आपस में बना के रखें। तो हम लोग अपने इस टॉपिक के एंड में आ चुके हैं और हम लोग अब फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जहाँ पे हम नेशनल इंटरेस्ट और आइडियोलॉजी की बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी आर इन फ्रंट ऑफ यू, वी आर बिटवीन ऑफ यू। प्लीज सपोर्ट अस। हमें आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए। वी वांट टू ग्रो और ऐसे ही आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।